नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सचिन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं भारतीय संविधान का यह पहला वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें आप पढ़ोगे भारत के संवैधानिक इतिहास का प्रारंभ या भारत के संवैधानिक विकास का प्रारंभ। भारत के संवैधानिक विकास का प्रारंभ आमतौर पर एक जटिल चैप्टर के रूप में लेते हैं, लेकिन अगर इसे आप आसानी से समझो, मतलब बारीकी से समझो, तो देखा जाएगा कि ये इतना हार्ड है नहीं। थोड़ा सा हार्ड क्यों लगता है, इसका कारण यह है कि जब आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त माना जाता है, उसी समय से भारत के संवैधानिक भारत का संविधान प्रारंभ माना जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी गहराई में देखें तो एक बात निकल के आती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तभी से ही आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ माना गया और तभी से भारत के संवैधानिक विकास का प्रारंभ माना जाता है। तो इन्हीं सारी कंडीशनों की वजह से ये थोड़ा सा हार्ड लगने लगता है। लेकिन अगर मेरे वीडियो आप क्रमबद्ध अंत तक देखते हैं, मेरे पूरे वीडियो देखते हैं, तो आपको इस चैप्टर में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप 100% पूरे में से पूरे क्वेश्चनों को यहां से अगर आते हैं तो कर पाओगे। और इसी से क्या, अगर आप मेरे वीडियो अंत तक देखते हैं तो मैं पूरे संविधान में आने वाले जितने भी प्रश्न होंगे आप पूरे में से पूरे सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि आपको पता है, आने वाला एग्जाम यूपी पीसीएस है। यूपी पीसीएस या एमपी पीसीएस भी हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, ये सारे एग्जाम यहां से लगभग प्री पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इनको बारीकी से समझो तो 15 से 20 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आप पूरे में से पूरे सॉल्व कर पाओगे। बस एक बार विश्वास करके अंत तक मेरे वीडियो को देखते रहें। चलो स्टार्ट करते हैं भारत के संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास को हम दो चरणों में बांटते हैं। पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत, जिसे रखा गया है 1773 से लेकर के 1853 ईस्वी तक। दूसरी तरफ ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत 1858 से 1947 तक। अब ये दो चरणों में क्यों बांटा गया? आपको पता होगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो इसका एक ही उद्देश्य था, वो था व्यापार करना। और व्यापार करने के साथ साथ उसने भारत जैसे विशाल देशों पर कब्जा जमा लिया और यहाँ पर शासन करने लगी। तो उसी समय भारत के संवैधानिक विकास भी प्रारंभ माना गया। तो कह सकते हैं कि पहला जो चरण था वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत, जिसे रखा गया 1773 से लेकर के 1853 ईस्वी तक। इसमें हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1786, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। उसके बाद दूसरा चरण जो माना जाता है, जब भारत में 1857 की महान क्रांति हुई, तो 1857 की महान क्रांति के बाद इंग्लैंड की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीनकर अपने पास रख लिया, जिसे हम रखेंगे दूसरे चरण में। इसे कहते हैं ब्रिटेन की सरकार के अंतर्गत शासन। ये रखा गया है 1858 से लेकर के 1947 ईस्वी तक। इसमें जो महत्वपूर्ण एक्टों को पढ़ेंगे वो है भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, शाही उपाधि अधिनियम 1876, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे छोटे, जैसे अगस्त क्रांति 1940, अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त क्रांति 1942, कैबिनेट मिशन 1946 और भारत सरकार अधिनियम 1947। इस तरह से हम भारत के संवैधानिक विकास को दो चरणों में बांटते हैं। आप पहला हेडिंग डालें, वैसे तो मैंने यहां पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हेडिंग डालाया था, लेकिन आप पहले हेडिंग डालें 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट। आपने हेडिंग डाला है 1600 ईस्वी का राजलेखा या 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट। आप इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। भारत के संवैधानिक विकास का प्रारंभ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ माना जाता है। 1600 ईस्वी के राजलेखा के माध्यम से 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जिसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की आधिकारिक छूट दी गई।
कंपनी के स्थापना के समय कंपनी की प्रारंभिक पूंजी 30,133 पाउंड थी और इसमें भागीदार सदस्यों की संख्या 217 थी। कंपनी के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए एक गवर्नर, एक उपगवर्नर और 24 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसे बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल के नाम से जाना गया। तो आप एक बार इसको सुन लीजिए। 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की आधिकारिक छूट दी गई। कंपनी की स्थापना के समय कंपनी की प्रारंभिक पूंजी 30,133 पाउंड थी, जिसमें 217 भागीदार सदस्य शामिल थे। कंपनी के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए एक गवर्नर, एक उपगवर्नर तथा 24 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसे बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल के नाम से जाना गया। तो यहां से एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे प्रारंभ में कंपनी पूर्वी देशों के साथ कितने वर्षों के लिए व्यापार करने आई, तो आपको ध्यान देना है 15 वर्षों के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की तिथि क्या थी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, ऑप्शन हो सकते हैं महारानी विक्टोरिया प्रथम, विक्टोरिया द्वितीय, एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ द्वितीय। तो आपको ध्यान रखना है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। अगला हेडिंग डालें, (1773) का रेगुलेटिंग एक्ट, ये एक काफी महत्वपूर्ण एक्ट है। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसका उद्देश्य इंग्लैंड तथा भारत दोनों स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना तथा कंपनी में व्याप्त दोषों को दूर करना था। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, जो पूछे गए हैं उनको बता रहा हूं मैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, 1773 में, 1774 में, 1784 में, 1785 में। तो आपको ध्यान रखना है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। एक बिहार पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था 2003 में, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है गुप्त समिति की सिफारिश पर। एक नया क्वेश्चन बन सकता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या था, तो आपको ध्यान रखना है इंग्लैंड तथा भारत दोनों स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना तथा कंपनी में व्याप्त दोषों को दूर करना था। अगला पॉइंट लिखें, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम कंपनी का लिखित संविधान बना। अब यहां पर एक रोचक तथ्य यह है कि 2020 तक इंग्लैंड का लिखित संविधान नहीं है, लेकिन उन्होंने 250 वर्ष पहले, लगभग 250 वर्ष पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का लिखित संविधान बना दिया। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया, तो आपको ध्यान देना है जब ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभ में निकली थी वो केवल व्यापारिक उद्देश्य से निकली थी और उसने कुछ ही वर्षों में पूर्वी देशों पर अपना सत्ता स्थापित करना प्रारंभ कर दिया, जिसका भय इंग्लैंड की सरकार को लगने लगा, क्योंकि वो जानती थी कि जो कंपनी दूसरे देशों पर सत्ता स्थापित कर सकती है वो वापस आकर इंग्लैंड पर भी सत्ता स्थापित कर सकती है, जिसके कारण उसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर समय समय पर कुछ महत्वपूर्ण एक्ट थोपे, जिसमें से एक महत्वपूर्ण एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी था, जिसमें लिखा था कि कंपनी का एक लिखित संविधान होगा जिसके दायरे में रहकर ही कंपनी अपना शासन और व्यापार करेगी। अगला पॉइंट लिखें, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को
बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, जिसे हम कहते हैं चेन्नई। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अर्थात 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दोबारा सुन लीजिए इसको। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों अर्थात कलकत्ता, मुंबई, मद्रास का गवर्नर जनरल बना दिया गया। या ये कहिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति था वारेन हेस्टिंग। बंगाल या तीनों प्रेसिडेंसी के प्रशासन एवं सैन्य शक्ति, तीनों प्रेसिडेंसियों के प्रशासन की सिविल एवं सैन्य शक्ति गवर्नर जनरल व उसकी 4 सदस्यीय परिषद को दी गई। वारेन हेस्टिंग की परिषद सदस्य संख्या में 4 सदस्य थे। क्लेवरिंग, मानसन, वारवेल और फिलिप फ्रांसिस। तो जो क्वेश्चन यहां से पूछे जा चुके हैं वो किस तरह से हैं? जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको ध्यान रखना है वारेन हेस्टिंग। दूसरा क्वेश्चन, इसमें मैंने एक शब्द बोला है बंगाल का गवर्नर, तो थोड़ा सा इतिहास में जाकर के आप समझ सकते हो। जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, बंगाल में है प्लासी, जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। जिस क्षेत्र पर उन्होंने विजय स्थापित की, उस क्षेत्र पर शासन चलाने के लिए एक पद चुना जिसको बोला गया बंगाल का गवर्नर। अब उसके बाद ये बंगाल के गवर्नर से इन्होंने और अधिक क्षेत्र जीते। उसके बाद बंगाल के गवर्नर को इन्होंने नाम दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। और बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति था वारेन हेस्टिंग। तो आप इसको एक बार क्रमबद्ध रूप से समझ लीजिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों अर्थात कलकत्ता, मुंबई और मद्रास का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। या ये कहिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति वारेन हेस्टिंग था। जिस क्षेत्र पर यह शासन कर रहा था उसकी सैन्य एवं सिविल शक्ति गवर्नर जनरल व उसकी 4 सदस्यीय परिषद को सौंपी गई। वारेन हेस्टिंग की परिषद सदस्य में शामिल होने वाले 4 व्यक्ति थे क्लेवरिंग, मानसन, वारवेल और फिलिप फ्रांसिस। ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट लिखें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम अगला पॉइंट लिखें इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे तथा अन्य 3 सदस्य चैम्बर, लेमिस्टर और हाइड थे। यह न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय था
तथा इसके विरुद्ध अपील इंग्लैंड स्थित प्रीवी काउंसिल में होती थी। तो आप इसको एक लाइन में समझे। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा 1774 में भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय का गठन कलकत्ता में किया गया, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे थे तथा उनके अन्य 3 सदस्य थे, चैम्बर, लेमेस्टर और हाइड। यह न्यायालय एक अभिलेख्य न्यायालय था और इसके विरुद्ध अपील इंग्लैंड स्थित प्रीवी काउंसिल में होती थी। यहां पर एक बात समझनी होगी, अभिलेख्य न्यायालय क्या होता है? वैसा न्यायालय है जिसके सभी दिए गए फैसले लिखित रूप में उपलब्ध हों, अभिलेख्य न्यायालय कहलाता था। और एक बात यहां पर और समझनी है, जैसे कि मैंने कहा है कि ये भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट था। सुप्रीम कोर्ट वो होता है जिसके ऊपर कोई कोर्ट ना हो, लेकिन यहां पर बताया गया है कि भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अपील इंग्लैंड स्थित प्रीवी काउंसिल में होती थी। तो आप इस बात को भी ध्यान रखें। अब यहां से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन आएगा, भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कहां पर स्थापित हुआ? तो आपको याद रखना है कलकत्ता में। कब स्थापित हुआ? 1774 में। किस अधिनियम के द्वारा स्थापित हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, और उसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे थे। अगला पॉइंट लिखें, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों पर बिना लाइसेंस के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अर्थात कह सकते हो कि जो व्यक्ति कंपनी से लाइसेंस प्राप्त करेगा वही व्यक्ति कंपनी में व्यापार कर सकता है। अगला हेडिंग डालें, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, यह अधिनियम 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए सर एडमंड वर्ग के सुझाव पर लाया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए सर एडमंड वर्ग के सुझाव पर लाया गया। इसे संशोधात्मक अधिनियम या बंगाल जुडिकेचर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, संशोधात्मक अधिनियम या बंगाल जुडिकेचर एक्ट किस अधिनियम को कहा जाता था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, जो कि सर एडमंड वर्ग के सुझाव पर लाया गया था। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल व उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से दूर रखा गया। अर्थात जो गवर्नर जनरल होगा और उसकी परिषद होगा वो सभी सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर रहेंगे। ये बात भी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में कही गई। अगला हेडिंग डालें, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। पहला इसमें लिखें, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक मामलों को अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक मामलों को कंपनी के निदेशकों अर्थात डायरेक्टरों के हाथ में यथावत रखा गया, जबकि कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल का गठन किया गया, जिसके सभी सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार ब्रिटेन के सम्राट को था। तो आप ध्यान रखें, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक मामलों को अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक मामलों को कंपनी के निदेशकों के हाथ में यथावत रखा गया, जबकि राजनीतिक मामलों के लिए इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जिसके सभी सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटेन के सम्राट को था। तो यहां से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है? एक तो क्वेश्चन है कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक मामलों को किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है नियंत्रक मंडल का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा नियंत्रक मंडल का गठन किया गया। इसमें अगला पॉइंट लिखें, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद सदस्य संख्या 4 से घटा करके 3 कर दी गई। जैसा कि मैंने अभी 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में बताया था कि
वारेन हेस्टिंग की परिषद सदस्य संख्या 4 थी, जिसमें क्लेवरिंग, मानसन, बारवेल और फिलिप फ्रांसिस का मैंने उल्लेख किया था। तो उसी परिषद सदस्य संख्या में ये परिवर्तन किया गया, अर्थात कह सकते हो कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद सदस्य संख्या 4 से घटाकर के 3 कर दी गई। अगला पॉइंट लिखें, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जा सकता है किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ये उपहार क्या था, तो आपको पता होगा जब ये कर्मचारी भारत आए तो ये भारतीय राजाओं से काफी लूट खसोट किया करते थे, रिश्वत लिया करते थे, जिसको ये उपहार का नाम देते थे। तो इसी लूट खसोट को रोकने के लिए इंग्लैंड की सरकार द्वारा कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपको एक बात और भी पता होगी, जब हिस्ट्री में पढ़ोगे तो जो मैंने अभी एडमंड बर्क का नाम लिया था, एडमंड बर्क ने वारेन हेस्टिंग पर एक आरोप लगाया था, वो था रिश्वत लेने का आरोप। उसी के विरुद्ध, मतलब उस पर उपहार लेने के विरुद्ध आरोप लगाया, और आरोप था, जिस आरोप के कारण उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चली, और यह प्रक्रिया 1795 तक चली। लेकिन वारेन हेस्टिंग निर्दोष साबित हुए। अगर वे दोषी साबित हो जाते तो वही वारेन हेस्टिंग को फांसी की सजा दे दी जाती। तो इनके नियम भी कठोर थे। तो आप ध्यान रखना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक पॉइंट और लिख लीजिए, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को देशी राजाओं के साथ युद्ध करने तथा उनसे किसी भी प्रकार की संधि करने से पूर्व कंपनी के कर्मचारियों, कंपनी के डायरेक्टरों से अनुमति लेनी अनिवार्य कर दी गई। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आशा करूंगा आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को